विद्यार्थियों, एक बार फिर सिक्स सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में तुम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में पेपर सिस्टिंग जो है 16वां पेपर, उसके अंतर्गत यूनिट 1 का जो टॉपिक है पितृसत्तात्मक बनाम नारीवादी मोड़ समसामयिक दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में या उसके अनुसार, तो इस टॉपिक पर मैंने तुम लोगों को पितृसत्ता यानी पितृतंत्र और मातृसत्ता यानी मातृतंत्र के बारे में विस्तार से लेक्चर दिया था, समझाया था। उसी वीडियो में जो मेरा लेक्चर है, उसमें अंत में मैं एक टॉपिक पे आ गया था। और टॉपिक था कि पितृ व्यवस्था मातृ व्यवस्था पर हावी। तो इसी में हमने पितृसत्ता के दो रूप से आप लोग को अवगत कराया था। पहला था पारिवारिक पितृसत्ता, जिसमें एकल और संयुक्त परिवार आते हैं, और दूसरा था उसी का दूसरा रूप, पारिवारिक पितृसत्ता का दूसरा रूप कुलीन पितृसत्ता। तो उसका अंत मैंने किया था कि कुलीन जो पितृसत्ता है, उसमें सबसे ज़्यादा स्त्रियों की दयनीय हालत इसी समाजशास्त्रियों के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, या मैं कह भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं समाज शास्त्रियों को ही उद्धृत करना चाहूँगा कि उनके अनुसार कुलीन पितृसत्ता में ज़्यादा स्त्रियों की हालात खराब हुए हैं, ज़्यादा वे दयनीय स्थिति की शिकार हुई हैं। बहुत से कवियों ने आपने सुना होगा कि औरत को अबला कह दिया। हमारे देश में एक हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, याद है ना उनकी यशोधरा काव्य, यशोधरा महाकाव्य, जो यशोधरा और सिद्धार्थ के ऊपर उन्होंने महाकाव्य लिखी थी। उसमें दो पंक्तियां को एक बार फिर आप याद कीजिए। क्या था? अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो स्त्रियों की ऐसी दशा तो थी, ऐसी दशा तो है, ऐसी दशा तो रहती आई है। मैं राम का कोई आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन राम ने भी सीता के साथ एक अन्याय तो किया ही। यदि उनकी प्रजा से कोई एक व्यक्ति अपना घर में अपनी पत्नी को उलाहना देते हुए कहे कि मैं राम जैसा पति नहीं हूँ जो सीता को दोबारा अपना लूँगा, और राम राज्य में क्या है,
प्रजा की बात को मानो, लेकिन मैं अपनी मेरी जो सोच है वो प्रजा गलत भी कहे तो उसको अब मत मानो, जो सटीक बात है उसी को मानो। प्रजा को आप संतुष्ट कर दो कि नहीं तुम्हारा कथन यहाँ गलत है, लेकिन राम ने सीता को तो निकाल दिया था ना, उस सीता को जो गर्भवती थी। मैं यहाँ राम को भगवान के तुल्य नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ एक मनुष्य तुल्य राम की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत जगह आप देखिएगा, महाभारत में आप क्या देखते हैं, आप जुआ खेलिए, सही बात है, क्योंकि जुआ जैसे रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जय पराजय की विधि है, आपस में हथियारों से लड़ो। तो उस समय के समाज में ये भी प्रचलित थी कि जुआ के दांव में ललकारा जाता था तो दूसरा को बाध्य होके, दूसरे पार्टी को बाध्य होके उस खेल को स्वीकार करना पड़ता था और जुए के चौपड़ के उस खेल में शरीक होना पड़ता था और जीत हार जो होती थी उसका परिपालन भी करना पड़ता था। भले शकुनी धोखा दे, लेकिन हार जीत तो हुई। हार जीत में पांडवों में बहुत सारा कुछ गंवाया, लेकिन ये कहाँ की न्याय है कि आप अपना स्त्री को भी दाव पर लगा के गंवाइए। ये तो सरासर अन्याय था पुरुष प्रधान समाज का स्त्री के प्रति। तो ये तो मैं अपने यहाँ का एक दो उदाहरण पेश किया, दूसरे समाज वाले यहाँ पर अपना पीठ या छाती मत ठोकिए, हर समाज में ये सब हुआ है, हर समाज में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये बोलिए कि सीता या द्रौपदी या मलाला ने क्या किया अपने आप को, क्या अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी? नहीं, ये पुरुष प्रधान समाज को दिखा दिया इन्होंने कि तुम स्त्रियों के सामने तुच्छ हो, तेरी कोई हैसियत नहीं है स्त्री के सामने। सीता ने जंगल में रह के जो एक सबलता के साथ अपना बाकी जीवन गुजारा, वो काबिल तारीफ है। वो सुसाइड नहीं की थी, भले राम ने सुसाइड कर लिया था सरजू नदी में। दूसरी ओर द्रौपदी की मैं बात कर रहा हूँ। द्रौपदी ने भरी सभा में उस दुशासन को चेतावनी दी थी कि तेरे छाती को चीर कर मैं उस खून से जब तक अपने बालों को नहीं रंग लूंगी तब तक मैं जूड़े को नहीं बांधूंगी। वाह, क्या बहादुर स्त्री थी। ऐसी स्त्रियां भी होती हैं। पुरुष स्त्रियों को अबला मत समझो, वे सबला हैं, वे तुमसे भी ऊपर हैं। इंदिरा गांधी को भूल गए, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दी थी, अमेरिका तक उससे थर्राता था। अटल बिहारी वाजपेयी उसे दुर्गा कहते थे। ये मत भूलो। हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल की। दंगल पिक्चर जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा
कमाने वाली पिक्चर में शोले भी उसके सामने नहीं है। पहला स्थान पाया इस पुरुष प्रधान समाज में। जानते उसकी कहानी क्या है? कोई कल्पित कहानी नहीं है। वो हरियाणा का जो महावीर, क्या महावीर पहलवान ही था ना, महावीर पहलवान जो था वो कोई मेडल बेचारा नहीं जीत पाया, पहलवान था। उसके अंदर एक कसक थी, एक टिस थी कि मैं नाम नहीं कमा पाया। उसका कोई पुत्र नहीं था, उसकी 4 पुत्रियां थी, बेटी थी, बेटी। बाद में जानते हो उसकी चारों बेटी ने उसका नाम तो रोशन किया ही अपने पिता का। भारत देश के लिए भी तिरंगा पताका जोर शोर से फैला के पूरे देश का सीना को ऊंचा किया। ऐसी उसकी लड़कियां थी पहलवानी के क्षेत्र में। ओलंपिक पदक क्या क्या, एशियाई पदक क्या क्या पदक नहीं हासिल की। तो लड़कियां ऐसी होती हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं। तो क्या पुरुष दबा देगा स्त्रियों को? प्रश्न यह उठता है। द पैट्रियार्कल वर्सेस फेमिनिस्ट टर्न इन फिलोसॉफी। दर्शन के, समसामयिक दर्शन के क्षेत्र में एक नारीवाद सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ आधुनिक काल में। फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई। मैं पहले ही उद्धृत किया था, द सेकंड सेक्स की लेखिका सिमोन द बोवार और सिमोन द बोवार, हेलेन सिक्सर्स, लुइस इरिगेराय और ब्रांचा एंगियर का नाम लिया जाता है इसमें। तो हमारी दार्शनिक विचारधारा भी नारीवाद सिद्धांत में अपना पैर टिका दी। दर्शन शास्त्र भी अपना योगदान दे दिया। नारीवाद सिद्धांत क्या है बताइए? तो नारीवाद सिद्धांत जो है मानव समाज में पितृसत्ता बनाम मातृसत्ता की जो लड़ाई थी उसमें जो स्त्रियों को दयनीय अवस्था में ला दिया, स्त्रियों को स्त्रियों का जो दोहन होने लगा, स्त्रियों पर जो अत्याचार होने लगे, बहुत तरह के अत्याचार है, उसकी सीमा नहीं है। सती प्रथा, पति के साथ जल मरो, भले आज वो नहीं है। विधवा अपनी शादी मत करो। पुरुष 4 पत्नी या अनगिनत पत्नियां रखो। 3 बार तलाक बोलो, तलाक हो गया। तो स्त्रियों को दोहन करने का कोई पैमाना नहीं, अनगिनत पैमाने थे। तो नारीवाद जो सिद्धांत है वो स्त्री उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। फ्रांसीसी महिलाओं ने सबसे पहले उद्घोष किया। तो राजनीतिक आंदोलन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की यह एक श्रेणी है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो लैंगिक भेदभाव पुरुषों ने स्त्रियों के प्रति किया, इस पर महिलाओं ने जो आवाज़ उठाई, जो आंदोलन खड़ा किया, उसी को कहते हैं नारीवाद। उसी को कहते हैं फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म। नारीवाद जो सिद्धांत है उसका मूल उद्देश्य है पुरुषों ने जो नारी के साथ बाइफर्केशन किया है, जो भेदभाव किया है, उसको ठीक से समझो क्या लेके किया है। कानून इसमें स्त्रियों की कहाँ तक सुरक्षा देती है, कानून इसका बना है क्या नहीं, या स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों की स्वतंत्रता के निमित्त उद्देश्य से
कानून बनाया गया क्या नहीं? यदि नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया? इस पर नारीवादी संगठन ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। इस तरह नारीवादी विचार विमर्श जो है वो आगे बढ़ता रहा। तो नारीवादी जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें कुछ का मैं सिर्फ नाम बोलूँगा। एक तो है उदारवादी नारीवाद विचारधारा। दर्शन की एक जो विचारधारा है नारीवाद के प्रति, उसका नाम है उदारवादी नारीवादी विचारधारा। ये थोड़ा सा लिबरल है। इसमें पुरुषों को नारी अनदेखी नहीं करती है, लेकिन पुरुषों से अपेक्षा रखती है कि तुम भी ठीक, हम भी ठीक, तुम्हारा भी जय जय, हमारी भी जय जय। तो ये हुआ उदारवादी नारीवादी विचारधारा। ये विचारधारा में क्या होता है? पारिवारिक विघटन नहीं होता है, अहम का टकराव नहीं होता है। पुरुष की भी अहम की संतुष्टि हो जाती है, स्त्रियों की भी अहम की संतुष्टि हो जाती है। तो एक परिवार के लिए उदारवादी नारीवादी जो विचारधारा है ये ज़्यादा सही मालूम पड़ती है। फिर है मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा। मार्क्सवादी नारीवाद विचार के अनुसार पूंजीवाद जो है वही महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण है। महिलाओं पर अत्याचार जो हुआ वो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही हुआ। एक है सामाजिक निर्माणवादी विचारधारा। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न नारीवादी संगठनों ने कहा कि लिंग की भूमिका सामाजिक रूप से निर्मित है। नेक्स्ट जो है वो है समाजवादी नारीवाद विचारधारा। कितना टाइम और है? एक समाजवादी नारीवाद विचारधारा जो है वो महिलाओं की गुलामी और शोषण को समझने का इसने प्रयास किया है। समाजवादी नारीवादी संगठन जो है वो उसके जो दार्शनिक विचारिकाएं हैं, दार्शनिक विचारक हैं, वो मौजूदा विश्वासों और प्रवृत्तियों का महिमा मंडन नहीं करते जिन पर पितृसत्ता विचारधारा का वर्चस्व होता है। हमारे देश में भी समाजवादी नारीवादी विचारधारा की स्त्रियों ने, विचारकों ने, नेत्रियों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारा काम किया है। खेतीहर मजदूरी में जो महिलाएं हैं उन्हें भी पुरुषों के समान मेहताना देने के संबंध में आवाज भी उठाई है। एक है रेडिकल नारीवादी विचारधारा। रेडिकल नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता के कारण महिलाओं ने भी नारी गुणों की हकीकत को स्वीकार किया है। यह पुरुष संस्कृति के मूल्यों की चुनौती देता है और इस बात का हिमायती नहीं है कि महिलाएं पुरुषों का अनुसरण करें। पुरुष जो कहे वही हम करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंतिम जो है वो है पर्यावरणीय नारीवादी विचारधारा। पर्यावरणीय नारीवाद जो विचारधारा है वो रेडिकल नारीवादी विचारधारा का ही विस्तार रूप है। इसके अनुसार स्त्री की अधीनता पितृसत्ता के द्वारा एक लैंगिक शोषण है। इस प्रवृत्ति के कारण पुरुष और स्त्री के बीच स्वाभाविक जैविक भिन्नता है। इस विचारधारा के अनुसार महिलाओं में कुछ गुण निहित हैं, जैसे प्रकृति से निकटता, पालन पोषण करने का गुण और शांति बनाए रखना। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे कि नारीवादी मोड़ जो है वो इस पृथ्वी पर पितृसत्तात्मक प्रक्रिया के वर्णन का पर्यावरण के बारे में एक राजनीतिक समझ इसने पैदा कर दी है। अंततः मैं निष्कर्ष के रूप में कुछ और बात कहूँगा कि मुस्लिम देश में भी
ये तो ज़्यादा मैंने अपने देश की बात कही, जहाँ पर लोग कहते हैं स्त्रियों का शोषण किया जाता। मलाला का आपने नाम सुना होगा, उसी का जिक्र करके मैं समाप्त करता। मलाला एक छोटी लाडली गांव की बेटी थी, पाकिस्तान में कबीलाई समाज में, पख्तूनों के समाज में। उसको क्या किया, वहाँ के जो आतंकवादी, जो तबलीगी लोग हैं, वहाँ के जो तालिबानी सोच वाले लोग हैं, वो स्त्रियों को स्कूलों में पढ़ने से मना करते हैं। और ये लड़की जो थी, ये स्कूली शिक्षा के लिए अब विरोध में आवाज़ उठाई और हमेशा स्कूल जाती रही, जिसके लिए उन्होंने सजा भी दिया। बेचारी लकवाग्रस्त हो गई, उसे गोली लगा, लेकिन वो डट के सामना की। आज उसने पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ी हुई है, उसने छोड़ा नहीं। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं रहती है, विदेश में रहती है, और उसके वैचारिक जो बातें होती हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं उसके विचारों को, और मानवाधिकार में वो 1 नंबर का स्थान रखती है। और उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है साथियों, उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो महिलाओं को कम मत आको, कम मत आको। यदि आज तुम्हारे मुंह के अंदर निवाला जाता है तो वो महिलाओं का ही देन है। माता, हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं? माता, मदर बोलते हैं। फादर क्यों नहीं बोलते हैं? हम राम सीता क्यों नहीं बोलते? हम पहले सीता क्यों लगाते हैं? हम सीताराम क्यों कहते हैं? हम राधे श्याम क्यों बोलते हैं? हम श्याम राधे सुने आज तक? तो औरत का ऊंचा स्थान दो, केवल सिद्धांत में नहीं, व्यवहारिकता के धरातल पर भी। तो ठीक है, बातें और भी बहुत हैं, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। स्टे होम, खुश रहिए, आबाद रहिए, शांति से रहिए, बाहर मत निकलिए। ओके, थैंक्स।